वेलकम फ्रेंड्स। हम अब इस सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन के हमने फर्स्ट जो लेक्चर हमारा कंडक्ट हुआ है उसमें हमने एक देखा कि व्हाट इज़ अ मशीन डिज़ाइन और फेजेस क्या होते हैं मशीन डिज़ाइन के। ओके, तो हमने उसको पहले लेक्चर में सब देख लिया है। तो इसी सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। तो मैं थोड़ा एक रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि हमने पहले लेक्चर में थोड़ा पढ़ा क्या है ऐसा। ओके, तो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि मशीन डिज़ाइन में सब्जेक्ट क्या क्या आने वाला है, उसके क्या क्या यूनिट्स रहेंगे। ओके, देन हमने उसका मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज़ अ मशीन डिज़ाइन कि जनरल आउटलाइन का डेफिनेशन था, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि फेजेस क्या है मशीन डिज़ाइन के। ओके, तो हमने उस हर एक फेजेस को हमने बारीकी से समझा था कि जैसे मैं अगर उसको बता दूँ फिर से कि नीड और एम, सिंथेसिस, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, मटेरियल सिलेक्शन, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट मॉडिफिकेशन, ये और डिटेल ड्राइंग, ये सब हमने फेजेस ऑफ मशीन डिज़ाइन में देखा था। ओके, सो इसी बिहार पे मैं देखूंगा कि अगला हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है अभी सेकंड वाला, कि हम इसमें देखेंगे कि जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होते हैं। जब हम मशीन डिज़ाइन करते हैं तो उसके जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होते हैं उसमें। ओके, तो मैं लेक्चर अभी स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हम क्या है। ओके, तो पहला टॉपिक आता है इसमें टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेस। ओके, तो टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेस में हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोड ऑन द कंपोनेंट ड्यू टू विच स्ट्रेस इंड्यूस आर कंसिडर्ड। ओके, तो मतलब क्या है कि जो लोड्स जो होते हैं, ओके, लोड्स के नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। ओके, पता है ना आपको, टेंसाइल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है, शियर लोड होता है। दैट्स आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लोड। ओके, तो टेंसाइल में आप इस टॉपिक के एकदम डेप्थ में जाने से पहले थोड़ा एक नॉलेज दे देता हूँ कि क्या होता है कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड मतलब किसी कंपोनेंट को कंप्रेस करता है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, इतना ही ध्यान में रखिए आप। और टेंसाइल लोड क्या होता है, किसी कंपोनेंट को एक्सटेंड कर देता है। ओके, शियर लोड क्या होता है, उसको शेयर कर देता है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि उसको तोड़ देता है दो कंपोनेंट में उसके सरफेस के, अलॉन्ग उसकी सरफेस के, उसको बोलते हैं हम शेयर लोड। और वैसे ही उस पर डिपेंड होता है हमारा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है। ओके, बाद में हम टॉर्शन देखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट स्ट्रेस है, वो आएंगे। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन में जब हम कंसिडर करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप होता है कि वो कौन से टाइप का लोड है, कौन से टाइप का स्ट्रेसेस है। हर एक टाइप के लोड के लिए, हर एक टाइप के स्ट्रेस के लिए उसके डिज़ाइन कंसिडरेशन अलग अलग होते हैं, उसकी प्रोसीजर्स अलग अलग होती है। वो डिपेंड होती है कि आपका स्ट्रेस कौन सा है। ओके, अगर आपका स्ट्रेस रहेगा टेंसाइल तो उसके हिसाब से हमको फार्मूलीज आएंगे, और आगे चैप्टर्स में देखेंगे क्या है उसके रिस्पेक्टिव फार्मूलीज। तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशंस डिपेंड्स होता है। ओके, तो सेकंड आता है मोशन ऑफ अ पार्ट और काइनेमेटिक ऑफ द मशीन। तो एक आपको बताता हूँ मैं यहाँ कि एक काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, ये आपने कहा, देखा मतलब सुना होगा थोड़ा। और वेरियस काइनेमेटिक लिंक्स, ये भी आपने थोड़ा टॉम में भी पढ़ा हुआ होगा कि काइनेमेटिक लिंक्स क्या होते हैं, मतलब एक सादा लिंक्स क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ अ लिंक। तो ये एक रिवीजन के तौर पे अगर देखा जाए, मैं थोड़ा बता दूं कि लिंक्स क्या होता है। लिंक एक वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट होता है मशीन का। वो बेसिक यूनिट बोलते हैं ना, कि जिसके ऊपर पूरा मशीन कंपोनेंट डिपेंड होता है, या जो नंबर ऑफ लिंक जोड़ के मशीन कंपोनेंट या पूरा मशीन हम बना सकते हैं, दैट्स एक बेसिक एंटिटी बोल सकते हैं हम उसको, दैट्स काइनेमेटिक लिंक। ओके, तो उस काइनेमेटिक लिंक के वेरियस मोशंस होते हैं, उसके वेरियस एक्सेलरेशंस होते हैं, जैसे हमने टॉम में पढ़ा होगा कि उसका वेलोसिटी डायग्राम निकलता है, उसका एक्सेलरेशन डायग्राम निकलता है। तो ये जो पूरे एनालिसिस होते हैं हम मशीन डिज़ाइन में भी करते हैं, और इसके हिसाब से ही उस पार्ट का मोशन हम डिफाइन करते हैं कि उसका मोशन क्या रहेगा। ओके, आए ध्यान में कि उसका मोशन
क्या रहने वाला है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। ओके, ये जो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ये जो टॉपिक है, हमने पिछले जो एक पॉइंट देखा था हमने जनरल डिज़ाइन कंसिस्टिंग ऑफ फेजेस ऑफ डिज़ाइन में, उसमें भी एक टॉपिक आया था, तो वही सेम टॉपिक ही है। मैं वो पढ़ देता हूँ पूरा। डिज़ाइन मस्ट हैव नॉलेज, डिज़ाइनर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टिफनेस एक्सेट्रा। ओके, तो आपने मेटालर्जी या और मेटालर्जी करके जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती है। उसके ये जो सब्जेक्ट है हम उसमें भी पढ़ने वाले हैं डिटेल से कि प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट क्या है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि क्या होती है प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, स्टिफनेस होता है, जैसे टफनेस होता है, मेलेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की। ये सब हमको कंसिडर करनी पड़ती है कि हम कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो कंपोनेंट है उसका ऑपरेशन क्या रहने वाला है, वो कौन सी टास्क परफॉर्म करने वाला है, ये सब हम कंसिडर करेंगे। उस कंसिडर करने के बाद, वो सब अकाउंट होने के बाद, हम ये डिसाइड करते हैं कि इस कंडीशन के लिए हमको कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा। मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमको एकदम हेवी ऑपरेशन के लिए चाहिए और हम एकदम लो जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ वाला हम ले लेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ले लेंगे। हमको एकदम हेवी ऑपरेशन करना है और हम उसको अगर एल्यूमिनियम ले लिया तो वो बेंड हो जाएगा और या टूट जाएगा। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बेसिकली ये पहले सब अकाउंट करना पड़ता है कि हमको उसका ऑपरेशन क्या करने वाले हैं हम लोग उस पर। उस ऑपरेशन के हिसाब से ही हम देखते हैं कि हम उसको कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा। ओके, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है वन बाय वन हम पूरे प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले जो आने वाले लेक्चर है उसमें। ओके, तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट। ओके, शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट कंसिडर ऑन फोर्स एंड मोशन कैलकुलेशन। ओके, मोशन कैलकुलेशन। ओके, तो मैंने अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था कि हमने टॉम में पढ़ा है कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम निकालते हैं हर एक कंपोनेंट, जैसे लिंक का। तो उसी को बोलते हैं कि फोर्स कैलकुलेशन क्या होता है, मोशन कैलकुलेशन क्या होता है। ये वही से हम निकालेंगे कि अगर हमने इस कंपोनेंट को इतनी वेलोसिटी पे उसको अप्लाई किया तो उसका क्या कंडीशन रहेगी, उस पर क्या स्ट्रेसेस आएंगे, क्या स्ट्रेन आएगा। उस पर अगर इतना फोर्सेस दे दिया, ओके, मतलब एक्स वाई जो भी फोर्स होगा, समझ लीजिए कि 45 न्यूटन अगर हमने उसको फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो फेल हो रहा है क्या। अगर हमने उसको 12 केम वेलोसिटी से हमने उसको उस पर अप्लाई की तो वो फेल हो रहा है क्या, तो वो फेल कब हो सकता है। ये सब जो कैलकुलेशन है फोर्स एंड मोशन कैलकुलेशन, मोशन कैलकुलेशन में हम दो टाइप के कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या, वेलोसिटी कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। ओके, आगे भी एक उसमें मोशन में आता है जर्क कैलकुलेशन करके बट वो आपको सिलेबस में नहीं रहेगा, सो दैट्स नॉट आवर पार्ट। ओके, तो हमारा वो पार्ट नहीं रहेगा, तो हम देखेंगे यहाँ तक कि उसका फोर्स और मोशन कैलकुलेशन क्या रहता है। ओके, देन नेक्स्ट वन हम आगे जाएंगे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। ओके, तो हमने एक जनरल कंसेप्ट यही होता है मैकेनिकल में कि हम कितना भी स्मूथली, हम कितना भी पॉलिशली, हम कितना भी केयरफुली कौन सा भी कंपोनेंट हम डिज़ाइन कर ले या बना ले, उसमें हम फ्रिक्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑन एनी कॉस्ट। कुछ भी कर ले, उसको फ्रिक्शनल
जो पावर लॉसेस होता है वो हम कभी भी जीरो पे नहीं ला सकते। हाँ, उसको हम कम कर सकते हैं लेकिन जीरो पे नहीं ला सकते। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो अगर हम किसी भी मशीन कंपोनेंट में कंसिडर करें, या एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक इंजन का, हमारी जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उसका अगर हम एग्जांपल लें, तो हम उन इंजन्स में हमको ऑयल्स डालना पड़ता है, बराबर। तो उस ऑयल डालने के पीछे का पर्पज़ यही रहता है कि लुब्रिकेशन सॉरी फ्रिक्शन में जो पावर लॉसेस होने वाले हैं उसको हम कम कर सकें। लुब्रिकेशन की वजह से वो फ्रिक्शनल जो पावर लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो कभी नहीं हो सकते एट एनी कॉस्ट। फ्रिक्शनल लॉसेस जीरो कभी भी नहीं हो सकती, उसको हम सिर्फ कम कर सकते हैं। उसको कम से कम करने के लिए हम अच्छे से अच्छे लुब्रिकेशन या अच्छे से अच्छे जो कुछ रहेगा उसको हम यूज़ करेंगे, बट हमको उसको जीरो नहीं कर सकते। ये हम ये कह सकते कि मैकेनिकल जो कंपोनेंट होते हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल लॉसेस इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न। ओके, तो इसको भी हम देखेंगे अगले वाले आने वाले लेक्चर में, इसका पूरा मेजर कंसर्न क्या रहता है क्या नहीं। ओके, देन नेक्स्ट वन आएंगे कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक फीचर्स। सॉरी, यहाँ कुछ गलती हो गई, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक फीचर्स आएंगे यहाँ। ओके, तो हम पढ़ते हैं यहाँ कि ये जो इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द मशीन विच इज़ टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल शुड बी स्टडी। ओके, मतलब क्या, हम जो मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन करने वाले हैं या उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लाने वाले हैं वो हमें इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। ओके, मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना जो हमको कंपोनेंट रहेगा इकोनॉमिकली फिजिबल ही ना हो फिर भी हम उसको प्रोड्यूस करें, उसको डिज़ाइन करें, तो ये कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ऐसे। ओके, सो वो हर कंपनी यही सोचती है कि हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। उस प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसको सेल करने के बाद उसको प्रिस्क्राइब टैक्स देने के बाद हमको उसके प्रॉफिट आने वाला है या नहीं, ये सब स्टडी किया जाता है। ये इसी टॉपिक में आता है कि कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक फीचर्स। ओके, मतलब इकोनॉमिकली हो हमको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसमें लॉस नहीं आना चाहिए। हर एक कंपनी या हर एक डिज़ाइनर का यही कंसेप्ट अप्लाई करके वो डिज़ाइन करता है। ओके, देन नेक्स्ट वन आएगा यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। ओके, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, ये इसमें हम देखेंगे कि द स्टैंडर्ड पार्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एंड इट स्टॉक शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ये यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो हम कंपोनेंट डिज़ाइन करने वाले हैं उसको जो लगने वाला रॉ मटेरियल हो वो हमारे यहाँ स्टॉक में ऑलरेडी होना चाहिए। मतलब हम जब प्रोडक्शन करेंगे जो भी कुछ हमको ज़रूरत रहेगी उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमको बाय द टाइम हम उनको अवेलेबल कर सकें। दैट्स द मेन कंसर्न। ओके, इस पर में ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस इतना ही देखने वाले हैं कि क्या रहेगा। देन नेक्स्ट वन आता है सेफ्टी ऑपरेशन। ओके, सेफ्टी ऑपरेशन में हम देखेंगे कि सम मशीन आर डेंजरस टू हैंडल स्पेशली एट हाई स्पीड सो दैट फॉर प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट शुड बी कंसिडर। ओके, तो प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि शुड बी कंसिडर। ओके, मतलब क्या, जो कोई मशीन कंपोनेंट होती है बहुत हाई स्पीड पे रोटेट होते, तो वहाँ उस वर्कर को काम करना एक डेंजरस कंडीशन में काम करता है वर्कर के। ऐसा ना हो कि वो मशीन कंपोनेंट ब्रेक हो, उस वर्कर को या उस जो कुछ एम्प्लॉय होगा उसको लग जाए, तो ये दैट्स नॉट, मतलब वहाँ बहुत अलग प्रोसीजर आ जाती है फिर। तो सेफ्टी कंसर्न होते हैं वो
एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा मशीन डिज़ाइन का कि वो फेल ना हो, और फेल हो भी तो वो जो हमारा एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला बंदा है जो मशीन पे, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना है। दैट्स द मेन थिंग। ओके, देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वन आता है वर्कशॉप फैसिलिटीज़। ओके, अ डिज़ाइनर मस्ट नो द लिमिटेशन of employer worker, a complete work should carried on own workshop। ओके, मतलब इसका क्या होता है कि जो हम कंपोनेंट डिज़ाइन करने वाले, उसको जो पूरी मशीनरी लगने वाली, अगर वो एक ही वर्कशॉप में रहेगी, ओके, अगर वो एक ही वर्कशॉप में एक ही जगह पर रहेगी सब, तो एक उसको प्रोडक्शन करने के लिए भी आसान रहता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी एक हमको कन्वीनियंट होता है। ये इस पॉइंट का मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं। हम उसके आगे देखेंगे नंबर ऑफ मशीन टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, इसमें देखेंगे हम कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर अफेक्टेड द डिज़ाइन इन नंबर ऑफ वे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस आर नॉट जस्टिफाइड अनलेस मशीन इज लार्ज और विद सम स्पेशल डिज़ाइन। मतलब हम इसमें देखेंगे ये जो पॉइंट है, जनरली कॉस्ट एंगल जो है वही डिज़ाइन करता है कि हम ऐसा कंपोनेंट या ऐसी मशीन कभी भी ना लाए कि वो हमें इकोनॉमिकली जस्टिफाई ना हो, आया ध्यान में, इकोनॉमिकली जस्टिफाई ना हो, और वो जो एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है मैन्युफैक्चर पे वो ना आए। दैट्स द नंबर ऑफ मशीन टू बी मैन्युफैक्चर। ओके, और इसके लिए हम एक कम से कम मशीन कंपोनेंट में अच्छे से अच्छा मशीन प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन हो, ये इस पॉइंट में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, अगेन दिस इज द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एम ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर इज टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मिनिमम टू मिनिमम। ओके, मतलब क्या, हमने पहले इसमें देखा है कि जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। मतलब ये अगेन एक कॉस्ट एंगल है, डिज़ाइन करने के लिए जो कॉस्ट एंगल है वो मिनिमम होनी चाहिए, बस इतना ही है। अगला और लास्ट पॉइंट इसमें आएगा असेंबली। ओके, तो इसमें हम देखेंगे एवरी मशीन और स्ट्रक्चर मस्ट बी असेंबल एज ए यूनिट बिफोर इट कैन फंक्शन। ओके, इट कैन फंक्शन, तो उसको असेंबल करने के लिए उसकी प्रोसीजर क्या है, इसमें ये असेंबली पॉइंट में सब आएगा। ये जो 12th नंबर का पॉइंट, इसमें हम देखेंगे कि असेंबली क्या रहेगी, जो एक पूरा जो हम नंबर ऑफ कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, ओके, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, उसके होने के बाद उसको असेंबली किस तरह से की जाए कि वो जो हमको लगने वाली है, जो हमको मोशन या जो हमको उसका आउटपुट लगने वाला है, वो हमको कैसे दे, ये आएगा असेंबली पॉइंट में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कि हम देख लिए कि असेंबली क्या होती है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।